ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। मार्वल फैंस के लिए यह फिल्म इसलिए खास है क्योंकि यह पहली ऐसी फिल्म है जो बिना हीरो के है। फिल्म के आखिरी सीन में उन्हें एक बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया गया है। फिल्म का शुरुआती सीन देखते वक्त आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि रियल लाइफ में तो ब्लैक पैंथर जिंदा हैं। फिल्म मेकर्स चाहे होते तो बॉडी डबल्स या मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की मदद से चैडविक बोसमैन को दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी को ही चेंज कर दिया है। रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी ब्लैक पैंथर अब हमारे बीच नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कहानी में हम देखते हैं कि वकांडा के महाराज यानी सम्राट टचाला एक अनआइडेंटिफाइड डिजीज से सफर कर रहे हैं। उनकी बहन शूरी और मां रामोंडा के साथ साथ पूरी प्रजा उन्हें बचाने की दुआ, प्रार्थना और कोशिश कर रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जड़ी बूटी नहीं होने की वजह से वो सम्राट टचाला को बचा नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था कि टचाला के चचेरे भाई किलमोंगर ने सिंहासन पर बैठते ही सारी जड़ी बूटियों को जला दिया था। वकांडा के लोग रीति रिवाजों के अनुसार अपने महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं। सम्राट टचाला ने दुनिया के दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी यानी वाइब्रेनियम को शेयर करने का वादा किया था, ताकि वकांडा भी बाकी देशों की तरह सुख, शांति और समृद्धि से रह सके। लेकिन अब वकांडा राज्य को उनकी मां रामोंडा चला रही थीं, इसलिए यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि कई सारे देश मिलकर धोखे से उनके वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश कर रहे थे, जो रामोंडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि MIT की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रिरी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वाइब्रेनियम को कहीं से भी डिटेक्ट कर सकती है, यानी वाइब्रेनियम को उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से धरती के किसी भी कोने से उसे ढूंढ सकती है। इसी बीच कुछ लोग समुद्र में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं, तभी उन पर कुछ अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर द्वारा अटैक होता है। FBI और CIA को यह लगता है कि ये हमला वकांडा ने किया है अपने वाइब्रेनियम को बचाने के लिए। अगले सीन में वकांडा का सामना होता है फिल्म के विलेन से, जिसे नेमोर कहा गया है। वो उन्हें बताता है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास ही नहीं है, बल्कि वो धरती पर और भी बहुत जगह अवेलेबल है, जिसका एक हिस्सा उसके पास भी है। उसकी दुनिया भी वाइब्रेनियम के द्वारा ही बनाई गई है, यहाँ तक कि उसे यह सुपर पावर भी वाइब्रेनियम के मदद से ही मिली है। और इस वाइब्रेनियम के पीछे दुनिया के कई देश पड़े हुए हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेमोर शूरी और रामोंडा को यह धमकी देता है कि अगर वकांडा ने उसका साथ नहीं दिया तो वो सबसे पहले वकांडा पर ही हमला करेगा और उनका पूरा नामो निशान मिटा देगा। अब इतने खतरनाक हाईटेक सिक्योरिटी के बीच वकांडा में कोई कैसे घुसपैठ कर सकता है, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया गया है। वकांडा नेमोर के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसके बदले में नेमोर उन पर अटैक कर देता है, जिसमें पूरा वकांडा बर्बाद हो जाता है और रानी रामोंडा की मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत से ना उबर पाई शूरी अब अपनी मां की अचानक मौत से और भी ज्यादा डिप्रेशन और गुस्से में आ जाती है। वो नेमोर से बदला लेने का प्लान बनाती है। तो अभी अपने महाराज के सदमे से ना उबर पाने वकांडा के लोग दूसरे देशों का षड्यंत्र झेलने के साथ साथ इस समुद्र के बादशाह नेमोर से कैसे लड़ते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। यहाँ अब सवाल यह उठता है कि क्या कॉमिक्स में भी ब्लैक पैंथर मर चुका है या सिर्फ फिल्म में ही ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि 28 अगस्त 2020 को 43 साल की एज में चैडविक बोसमैन की मौत हो गई थी। वो कोलोन कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित थे। एक कॉमिक थ्योरी कहती है कि ब्लैक पैंथर डॉक्टर डूम से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो हो सकता है इस फिल्म में हमें डॉक्टर डूम के ठीक बाद का सीन दिखाया गया हो और डॉक्टर डूम और ब्लैक पैंथर की लड़ाई को किसी और फिल्म में दिखाया जाए जो इस फिल्म से कनेक्ट हो जाए। वी होप सो, कुछ भी हो सकता है। कॉमिक्स में यह भी दिखाया गया है कि टचाला की मौत के बाद से वकांडा में राज सिंहासन को लेकर अराजकता का माहौल बन जाता है। उस सिचुएशन में शूरी एक नए ब्लैक पैंथर के रूप में पूरे साम्राज्य का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें टचाला के बेटे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे टुसैन टचाला कहा गया है। लेकिन कॉमिक बुक्स की अल्टरनेटिव टाइमलाइंस में टचाला के कई सारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि म्यूटेंट से लेकर ज़ॉम्बीज तक।
अब बात करते हैं इस फिल्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नेमोर के बारे में। इस कैरेक्टर को सन 1939 में राइटर आर्टिस्ट बिल एवरेट ने बनाया था। जिस समय यह कैरेक्टर बनाया गया था उस समय कॉमिक बुक का गोल्डन एज चल रहा था, इसीलिए कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च की तरह इसे भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि ये कॉमिक्स की दुनिया का पहला एंटी हीरो था और साथ ही मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट भी था। नेमोर के अलावा इसे सब मैरिनर भी कहा जाता है, तो इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यह कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है। अब देखना यह है कि ये आगे की टाइमलाइन में कब, कहां और कैसे कनेक्ट होता है। इसमें आयरन हर्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके ऊपर हमें जल्द ही डिज्नी प्लस पर एक सीरीज देखने को मिलने वाली है। इस कैरेक्टर को राइटर ब्रायन माइकल बेंडिस और माइक डियोडाटो नाम के आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था। यह कैरेक्टर सबसे पहले साल 2016 में इनविंसिबल आयरन मैन कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 के 7वें संस्करण में दिखाई दिया था। कई फैंस को यह आयरन मैन के सूट से काफी सिमिलर लगा, तो कई लोगों को इसमें जारविस दिखाई दिया। तो आखिर आयरन हर्ट का आयरन मैन से क्या कनेक्शन है? ओरिजिन स्टोरी से हमें यह जानने को मिलता है MIT की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रिरी विलियम्स कॉलेज कैंपस के एक कबाड़ से आयरन मैन जैसा एक सूट बनाती है। जब यह खबर टोनी स्टार्क को पता चलती है तो वह उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। रिरी से इम्प्रेस होकर वो उसे सुपर हीरो सूट बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरह आयरन हर्ट का आयरन मैन से कनेक्शन बन जाता है। नाउ बैक टू द पॉइंट। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसका ड्यूरेशन। 1.5 से 2 घंटे में भी फिल्म को आराम से खत्म किया जा सकता था, लेकिन 2.5 घंटे से भी ज्यादा की लेंथ आपको कहीं कहीं पर बोर करने लगती है। रियान कुगलर का डायरेक्शन वाकई काबिले तारीफ है। उनकी सोच और दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है, खासकर समुद्र के अंदर का सीन आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। इसका BGM और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार है। तो ओवरऑल कुछ कमियां होने के बावजूद यह फिल्म चैडविक बोज़मैन को एक खूबसूरत ट्रिब्यूट है। यह फिल्म पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट रोलर कोस्टर है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। Now is our time to strike. Show them who we are. Black Panther, Wakanda Forever. तो अगर आपने यह फिल्म देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।